प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के राज्य के बारे में विचार। राज्य के बारे में वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने या भारतीय विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति को लेकर और स्वरूप को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन शुक्र की बात हम करें तो शुक्र ने राज्य को एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था बताया है। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। इस संसार के अभ्युदय का आधार राज्य ही है, ऐसा शुक्र ने कहा। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए विचार व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं, वरन नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं। ये स्पष्ट किया गया है कि शासकीय शक्ति के प्रयोग को तभी उचित या वैध समझा जा सकता है जबकि शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान रहें। राज्य का कार्यक्षेत्र शुक्र ने बताया कि वो बहुत व्यापक है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति की राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं है, वरन सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का प्रमुख दायित्व बनता है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख भी किया गया है। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करना, ये प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। शुक्र ने राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रमुख कार्य शुक्र के अनुसार ये कहे जा सकते हैं किसी भी राज्य के, जैसे प्रजा की रक्षा करना। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्व प्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः राजा से अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति से समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन करे तथा सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे। इस दृष्टि से अपराध और अपराधियों को न पनपने देना राज्य का प्रमुख दायित्व हो जाता है। राज्य के द्वारा यात्रियों की डाकुओं से रक्षा की जानी चाहिए। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध भावना बढ़ जाती है और स्वयं राजा का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः प्रजा रक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोक कल्याण के कार्य के बारे में भी शुक्र ने विवेचना की। राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनावे, दीन व असहाय जनता का उदारता पूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुंचाए। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारक भी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास करते हैं। शुक्र के प्रसंग में विशेष बात यह है कि उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शासन से अपेक्षा की है कि वह कुओं, बावड़ी, तालाबों, मंदिर,
मठ और धर्मशालाओं आदि का निर्माण व व्यवस्था करेगा। उसे प्रजाजनों को मंदिर व उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करनी चाहिए। राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाया जाना चाहिए तथा विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। इस दृष्टि से शासन से अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामों तथा नगरों में वृक्ष लगवाए तथा उनके पोषण के लिए खाद एवं जल की नियमित व्यवस्था करे। राजा को निर्देश दिया गया है कि वह आवासीय बस्तियों में और आसपास उद्यान तथा वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दे, नदियों पर सुंदर और सुविधाजनक पुल बनवाए तथा नदियों में नौकाओं एवं जलयानों की भी व्यवस्था करे। राज्य के द्वारा सड़कों की वार्षिक मरम्मत करवाई जानी चाहिए और प्रत्येक 2 ग्रामों के बीच में एक आराम गृह भी बनवाया जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध करना भी राज्य का प्रमुख दायित्व है। शुक्र ने विचार व्यक्त किया है कि गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं और खनिजों, मादक द्रव्यों और विष आदि पदार्थों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय एवं चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार उपयुक्त गतिविधियों के लिए राज्य से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। शुक्र नीति में राज्य से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ, शिकार करना व शस्त्र धारण करने का निषेध किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन भी शुक्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। संतुष्ट राज कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति अपनाने की अपेक्षा की है। संभवतः शुक्र इन विषयों की विस्तृत विवेचना करने वाले प्रथम विचारक हैं। इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाए। शासक को इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी तरह न्याय की व्यवस्था के बारे में भी शुक्र ने विवेचना की। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। शुक्र ने चेतावनी दी कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण भी बन जाती है। राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख भी शुक्र नीति में हमें मिलता है। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना और शासन को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है जिनसे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों और पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्र वेताओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान दे।
राज्य के सामाजिक दायित्व भी शुक्र ने बताए। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की भांति विस्तृत वर्णन तो हालांकि नहीं किया है, फिर भी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का ही दायित्व है। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें। नैतिक और धार्मिक कार्य शुक्र के अनुसार राज्य के लिए इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए और जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य की आय का 1/4 भाग दान आदि पर व्यय होना चाहिए। शुक्र कहते हैं, जिन उत्सवों को प्रजा करती हो उनका राजा सदा पालन करे और प्रजा के आनंद से आनंदित तथा दुख से दुखी हो। परराष्ट्र संबंधों के संचालन की बात भी शुक्र करते हैं और उन्होंने कहा, परराष्ट्र संबंधों का संचालन राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र की विवेचना के साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा अपने सामर्थ्य में भी निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। तो शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्यक्षेत्र की विवेचना से ये स्पष्ट है कि शुक्र राज्य के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र की धारणा में विश्वास करते हैं। शुक्र नीति में भी राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रजा के कल्याण हेतु सभी संभव प्रयास करे। शुक्र ने पर्यावरण की रक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को भी राज्य के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया है और इस बात से शुक्र के दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता भी स्पष्ट होती है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य मद्यपान को सीमित और नियंत्रित करे। इस प्रकार शुक्र राज्य को नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करने का भार सौंपता है। शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्र का राज्य ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उत्थान करना है। धन्यवाद।